यानी रोमांटिक मूवमेंट में, रोमांटिक एज के अंदर हम अब इस पार्ट में आ गए हैं विच इज़ कॉल्ड रोमांटिक पोइट्री। सबसे पहले अभी हमने ओवरव्यू एक कर लिया था, हम सोशियो कल्चरल एक बैकग्राउंड, एक पॉलिटिकल जो इवेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, और एक बर्ड आई व्यू भी ले लिया कि इस पूरी एज में हम किन राइटर्स का जिक्र करेंगे। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो रोमांटिक पोइट्री लेते हैं सबसे पहले। जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसी पोइट्री हुई, हमने कहा इसे एज ऑफ पोइट्री है, क्योंकि पोइट्री जोनरा सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर गया था। साउथी जो कि अच्छे प्रोज राइटर थे, लेकिन उन्हें भी पोइट्री करनी पड़ी, क्योंकि प्रोफेशनल रहने के लिए, इन रहने के लिए, या जो अपीलिंग थी, या पब्लिक के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की एक्सेप्टेंस थी जिस जोनरा की, वो तो थी पोइट्री। सो रोमांटिक पोइट्री विच वाज द एंटीथीसिस ऑफ द क्लासिकल पोइट्री, बेसिकली तो ये कैसी थी, एंटीथीसिस टोटल, हमने पढ़ा भी इसका सारा बैकग्राउंड, हैड मैनी कॉम्प्लेक्सिटीज। Unlike classical poets who agreed on the nature and the form of poetry and the role of the poet is called upon to play, the romantic poets held different views on all of these subjects. देखो क्लासिकल जो पोइट्री थी, जो क्लासिकल विजन था, जो ड्राइडन ने सेट किया, जो रूल्स तय किए, और उन्होंने जो फिलासफी दी क्लासिज्म की, या जो भी इसे कह लें, कॉन्सेप्ट एक क्लासिकल एज में जो सारे आथर फॉलो कर रहे थे, उस पर बिल्कुल एग्री थे, यूनानिमसली उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, ये सारे रूल और हमें फॉलो करने चाहिए, डिसएग्री नहीं थे। लेकिन रोमांटिक पोइट्री में जो पोइट्स की लिबरेशन तो हो गई, लेकिन यहाँ ये किसी रूल के साथ तय फिट नहीं है, और यही बनता भी यही था। जब आप रूल ब्रेक कर रहे हैं तो फिर आपस में किस बात के रूल होने चाहिए, तो इनके आपस में भी कोई एक तरह से ये एग्री नहीं करते कि किस टाइप की पोइट्री होनी चाहिए। ये भी दोनों एजेस में फर्क है। द आर्टिस्टिक एंड द फिलोसफिकल या फिलोसफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री वर कंप्लीटली समराइज्ड बाय द पोप एंड दे कुड बी अप्लाइड टू द होल ऑफ द अगस्टिन पोइट्री। यानी अगर हम पोप की ऐसे ऑन मैन वगैरह या ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म देखें, तो या उनके अदर क्रिटिकल वर्क्स को जहाँ पे उन्होंने कमेंट किया है पोइट्री के ऊपर, तो उनमें हम क्या देख सकते हैं, जो भी उन्होंने रूल्स बनाए, जो बात की है, जो ड्राइडन की बात को आगे बढ़ाया है, उसे हम पूरी अगस्टन एज पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफिकल्टी क्या है हमें, कि हमें कॉमन डोमिनेटर विच लिंक सच पोइट्स एज वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, स्कॉट, बायरन, शेली, कीट्स में हमें कोई पॉलिटिकल थ्योरी, एक बिल्कुल पोइटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल नहीं कहना चाहिए, पोइटिकल एक बिल्कुल यूनानिमस थ्योरी नहीं मिलती। ओके, डिफरेंसेस हैं, हाँ, कॉमन कॉमन एलिमेंट तो हैं, कहीं कहीं वो मुत्तफिक भी हैं, लेकिन 100% नहीं। द रीजन ऑफ दिस वाज दैट देयर वाज अबंडेंस एंड वैरायटी ऑफ जीनियस, ये प्रॉब्लम था। नो एज इन इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस सच ग्रेट जायंट्स इन द फील्ड ऑफ पोइट्री। किसी भी एज में आप चले जाएं, आगे विक्टोरियन आ रही है, उसमें भी आप देखेंगे, मॉडर्न एज में देख लें, लेकिन आपको इतने बड़े जायंट थिंकर जो हैं एक साथ में पोइट्री में नहीं मिलेंगे इस तरह से। The evenness, equanimity, and the uniformity of the classical age was broken, and it was replaced by the strong current of change flowing in the various directions. ठीक है, अब एक नहीं था, डायरेक्शन डिफरेंट हो गई थी। Thus, each poet of the Romantic period stands for himself and has his own well-defined individuality. तो ये बनता भी है when you are talking about the individual liberty, ठीक है, लिबरेशन, इमेंसिपेशन ऑफ पोइट्री एंड पोइट्स और इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर ये लॉजिकल रिजल्ट होगा कि सारे लोग अलग अलग से सोचेंगे। जब आज़ादी मांगेंगे सोचने की, इमेजिनेशन यूज करेंगे, तो इमेजिनेशन तो रूल नहीं फॉलो कर सकती। द ओनली कॉमन करेक्टरिस्टिक्स क्या है इन सब में, दैट वी फाइंड इन देम इज देयर इंटेंस फेथ इन इमेजिनेशन। एक ही बात हमें कॉमन मिलती है सारे रोमांटिक्स में, वो है कि सबको एक ही यकीन था, एक उनका फेक था कि इमेजिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन आपकी जो मंडेन रियलिटी है, जो आपका ड्राई इंटेलेक्चुअलिज्म है, जो आपके प्रिसाइज रूल्स रेगुलेशन और ये चीज़ें हैं, इन सब से बेहतर है इमेजिनेशन, which could not be controlled by any rules and regulation. And in fact, the most distinctive mark which distinguished the Romantic poets from the classical poet was the emphasis which the former laid on imagination. For Pope, Johnson, and Dryden, the poet was more an interpreter than a creator. तो ये क्लासिकल तीन बड़े आपको पता है जाइंट राइटर अपनी अपनी एज के, पोप, जॉनसन और ड्राइडन का क्या ख्याल था कि पोएट क्या होता है, एक क्रिएटर नहीं होता बल्कि इंटरप्रेटर है। इसलिए वो इमिटेट करते थे, रूल्स के मुताबिक चलते थे,
और फॉर्म पर ज़्यादा वो उनका ध्यान था। और पोइट्री का जो मेन अगर देखें तो फिलोसफिकल एंगल से तो वैसे इंटरप्रेटर कहते थे। दे वर लेस इंटरेस्टेड इन द मिस्ट्रीज ऑफ द लाइफ देन इन द फेमिलियर अपीयरेंसेस। ये हम उनकी क्लासिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ से उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था, जो सामने है ना, हम कहते हैं जो फिजिबल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दे थॉट दैट देयर टास्क वाज टू डिस्प्ले this with an as much charm and truth as they could command. But for the romantics, imagination was fundamental because they thought that without that poetry was impossible. वो कहते थे जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे, अनसीन चीजों को नहीं देखेंगे, फिर पोइट्री का क्या फायदा। पोइट तो है ही वो जो नजर न आने वाली दुनियाओं को देख सके, उनको डिस्क्राइब कर सके। इनकी नजर में पोइट्री वही है। They were conscious of the wonderful capacity to create imaginary worlds. इसलिए आप देखते हैं कि आप जब राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर पढ़ते हैं तो एक अजीब सी दुनिया वो क्रिएट कर देता है। दे ऑलवेज क्रिएट इमेजिनरी वर्ल्ड्स, ठीक है। तो इनका ख्याल था कि जब तक पोइट्री इस सामने वाली दुनिया से पीछे नहीं जाती, एक ख्याली दुनिया में नहीं जाती, तो पोइट है ही नहीं वो जो ख्याली दुनिया नहीं बना सकता। एंड दे कुड नॉट बिलीव दैट दिस वाज आइडल और फॉल्स। और उनका ख्याल था ये बेकार और झूठ ये नहीं है, बल्कि सच है ही वो जो आइडियल वर्ल्ड के अंदर है। वेयर एज द क्लासिकल पोएट्स वर मोर इंटरेस्टेड इन विजिबल वर्ल्ड। वो कहते थे नहीं, पीछे कोई दुनिया है ही नहीं, ऐसे ही घुमाने फिराने वाली बात है। जो सामने चीज़ है इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, लोगों पर ध्यान देना चाहिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहिए, सिटी पर ध्यान देना चाहिए, मसाइल पर लिखना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए लोगों के ऊपर, और उनके जो प्रॉब्लम है उनको हाईलाइट करना चाहिए। जबकि रोमांटिक कहते थे नहीं, ख्याली दुनिया में जाना चाहिए और इमेजिनेशन से नई दुनियाएं क्रिएट करनी चाहिए। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट जो है वो एक्सप्लोर किया है रोमांटिक पोइट्स ने। जबकि जो क्लासिकल है वो वर्ल्ड ऑफ बॉडी जो है, फिजिकल वर्ल्ड जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। द रोमांटिक वेरिड इन डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस विच दे अटैच टू द विजिबल वर्ल्ड एंड इन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। ऑल्दो उनके कॉन्सेप्ट आपस में थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं अबाउट विजिबल जो वर्ल्ड है, जो इमेजिनेशन है, इसके दरमियान जो ताल्लुक है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी थ्योरी ऑफ पोइट्री जो है इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ भी है। उससे जब आप कंपेयर करेंगे ना, कंपैरिजन और कंट्रास्ट से चीज़ें याद रहती हैं बाइनरी बनाने से, और समझ भी आती हैं। कॉलरिज कंसीव्ड द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट एज एन इनएनिमेट कोल्ड वर्ल्ड। कॉलरिज क्या कहता है, ये जो नजर आने वाली दुनिया है ना, वो कहता है ये तो बिल्कुल डेड सी है, कोल्ड वर्ल्ड है, इनएनिमेट बेजान सी है, इसमें कोई इमोशन नहीं है, एक डेड सी एक वर्ल्ड है आपके सामने। इन विच ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट आर एसेंशियली फिक्स्ड एंड डेड। और उसकी नजर में दुनिया के जो ऑब्जेक्ट हैं ये फिक्स्ड हैं, डेड हैं, इनएनिमेट हैं, कोल्ड वर्ल्ड है। यानी कोल्ड वर्ल्ड का मतलब होता है कोई इमोशन नहीं है, कोई जज्बा, कोई जिंदगी नहीं है इनके अंदर। इट वाज टास्क ऑफ द पोएट टू ट्रांसफॉर्म इट बाय हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो पोएट का टास्क ये है कि वो अपनी इमेजिनेशन की स्किल से, ताकत के साथ, क्योंकि पोएट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इमेजिनेशन, टू ब्रिंग द डेड वर्ल्ड बैक टू लाइफ। तो इस डेड किस्म की वर्ल्ड को जिंदगी देना, इसमें जिंदगी की जो रूप फोंक देना जिसे आप कहते हैं, तो जिंदगी डाल देना। जैसे गॉड जो है वो बनाता है चीजों को, उसमें रूह डाल देता है, तो ये गॉड लाइक एक कैपेसिटी यानी गिनी जाएगी। आगे आ रहा है क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड जिस तरह की है। तो इट वाज द टास्क ऑफ द पोएट टू ट्रांसफॉर्म दिस वर्ल्ड, दिस डेड वर्ल्ड इनटू ए लाइफ, ठीक है। When we turn to the ancient mariner and the Christabel, अगर पॉइंट देखते हैं, कॉलरिज की बात अभी हम कर रहे हैं, it seems clear and the Coleridge thought that the task of the poetry is to convey the mystery of life and the power of imagination। क्योंकि इसमें सब में हमें इम्प्रोबेबल इंसिडेंट्स नजर आते हैं, नामुमकिन होने वाली चीजें नजर आती हैं, डेड खड़े हो जाते हैं, दोबारा से जिंदा हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, और अजीबोगरीब वाकयात होते हैं, स्पिरिट्स नजर आती हैं, समंदर कभी जम जाता है तो कभी उबलने लग जाता है, कुछ भी हो सकता है। The imagination of the poet is his creative shaping spirit, and it resembles the creative power of God. ठीक है? Just as God creates this universe, and the poet also creates a universe of his own by his imagination. तो पोएट भी एक तरह का गॉड है जो अपनी दुनिया को क्रिएट करता है, और उसके अपने करेक्टर हैं, अपनी चीजें हैं, जैसे मर्जी चलाए।
ये तो कॉन्सेप्ट हो गया जहां बाहर की दुनिया को डेड समझता है, इनएनिमेट, फिक्स्ड और कोल्ड समझता है। कौन? एस्ट्री कॉलरिज। Wordsworth also thought with college that the imagination was the most important gift that the poet can have. Wordsworth की बात करें तो वो इस बात पे तो एग्री है कॉलेज के साथ, जैसे मैंने कहा सारे रोमांटिक्स में एक बात पे वो एग्री है कि सबसे ज्यादा जो स्किल है, जो पावर ऑफ पोएट है, वो है उसकी इमेजिनेशन। He agreed with Coleridge that दिस एक्टिविटी रिजेंबल्स दैट ऑफ द गॉड, और ये खुदा से मिलती है और ये खुदा का ही पावरफुल टूल है जो पोएट को मिल जाता है, यानी पोएट इसको अटेन कर लेते हैं। तो इस बात पे वो एग्री है। बट अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, इमेजिनेशन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फैकल्टी कंप्राइजिंग मैनी फैकल्टीज। ठीक है, लेकिन ये जो है समझता है कि इमेजिनेशन एक ऐसी फैकल्टी है, एक ऐसी काबिलियत है जिसके अंदर और भी कुछ काबिलियतें हैं, ये पार्ट्स हैं इसके के। दूसरा, वर्ड्सवर्थ डिफर्स फ्रॉम कॉलरिज इन हिज कंसेप्शन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड। जो बाहर की दुनिया के बारे में कॉन्सेप्ट है एस्टी कॉलरिज का, उससे वर्ड्सवर्थ एग्री नहीं करता। फॉर हिम द वर्ल्ड इज नॉट डेड, वो कहते ये डेड वर्ल्ड नहीं है बट लिविंग। वो कहते ये जिंदा है। ठीक है, पत्थर भी जिंदा है, पानी भी जिंदा है, बादल भी जिंदा है, हर चीज में अपनी एक जिंदगी है जिसे हम आम आदमी नहीं समझ सकते, और ये पोइट का काम है ना समझाना। इट ओन सोल है उनकी। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमारी तरह की सोल, उनकी सोल हमसे डिफरेंट है, लेकिन एवरीथिंग इज अलाइव, हर चीज में जिंदगी है। तो हर चीज को जिंदा समझना, ये कौन समझते हैं? वर्ड्सवर्थ। तो फिर मैन्स टास्क इज टू एंटर इनटू द कम्युनियन विद हिज सोल। ठीक है, नेचर वाज द सोर्स ऑफ हिज इंस्पिरेशन एंड ही कुड नॉट डिनाई टू इट एज एग्जिस्टेंस एट लीस्ट एज पावरफुल एज मैंस। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ का ख्याल है कि हम उस जो स्पिरिट है, इसी वजह से पैंथियोज्म, पैंथीज्म इनका इनका कॉन्सेप्ट है। तो यानी हर चीज जिंदा है और हम, हमारी जो स्पिरिट है वो कम्युनिकेट कर सकती है सोल ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो ये इनएनिमेट डेड कोल्ड वर्ल्ड उसे नहीं समझते। शैली was no less attached to the imagination and gave it no less a place in his theory of poetry। ठीक है, उनकी पोइट्री में ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इतना शिद्दत से नहीं हमें मिलता शैली के अंदर। he said that the task of the reason is simply to analyze a given thing and to act as an instrument of the imagination। यहाँ बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है शैली का। उसके नजदीक ये जो इंटेलेक्ट है, आपके जो एनालाइजिंग पावर है, एक्चुअली ये कोई एंटी नहीं है इमेजिनेशन के। उनका ख्याल ये था कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल जो आपके रीजन है, ये ऑब्जेक्ट को फिजिकली समझने के लिए असल में इमेजिनेशन का ही एक पार्ट है, और हमें इमेजिनेशन को मिक्स करके साथ समझना चाहिए। वे यूजेस इट्स कंक्लूजन टू क्रिएट ए सिंथेटिक एंड हार्मोनियस होल। He called poetry the expression of the imagination because in it diverse things are brought together in harmony instead of being separated through analysis। ठीक, तो एनालिसिस जो है चीजों को अलग करता है, इमेजिनेशन चीजों को जोड़ती है। तो और एनालिसिस की जो फैकल्टी है इमेजिनेशन का एक पार्ट है। यानी इमेजिनेशन के दो हिस्से हैं, एक फैंसी है और दूसरा एनालिसिस है। फैंसी और इमेजिनेशन में आप क्या करते हैं, चीजों को, सारी चीजों में एक हार्मनी सर्च करते हैं। अगर हर चीज में एक कनेक्टिंग जो लिंक है वो तलाश करते हैं। और एनालिटिक पावर क्या होती है, जो एक चीज के हिस्से बखरे करती है, तोड़ती है और फिर उसको समझती है। सो शैली ट्राइड टू ग्रास्प द होल ऑफ द थिंग्स। ठीक है, समझ आ गई, ये होल ऑफ द थिंग्स ग्रास्प करना चाहते हैं एक साथ में, इन इट्स एसेंशियल यूनिटी टू शो इज रियल एंड व्हाट इज मियरली फिनोमिनल, एंड बाय डूइंग दिस टू डिस्प्ले हाउ द फिनोमिनल डिपेंड्स ऑन द रियल। फॉर हिम द अल्टीमेट रियलिटी इज एटर्नल माइंड। इनका ख्याल है जो सही रियलिटी है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो है एटर्नल माइंड, जो हमेशा से मौजूद है, इटरनल जो सोल है इन सब चीजों के दरमियान। एंड दिस होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर। ही थॉट्स अबाउट अल्टीमेट रियलिटी क्या है, एक इटरनल माइंड है विच होल्ड्स एवरीथिंग टुगेदर। He believed that the task of imagination is to create shapes by which this reality can be revealed। और उसका टास्क है पोएट का, इस एटर्नल रियलिटी को रिवील किया जाए, इसको समझा जाए और दूसरे लोगों को गाइड किया जाए इसके ऊपर। क्या रियलिटी है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कीट्स के बारे के नजरिए की तरफ चलते हैं। सो कीट्स हैड पैशनेट लव फॉर द विजिबल वर्ल्ड।
कीट्स के यहाँ जो है ना, जो नजर आने वाली दुनिया है उनके बारे में इनको लव पाया जाता है। एंड एट टाइम्स हिज अप्रोच वाज हाईली सेंसुअस, इसी वजह से इनको हम सेंसुअस पोइट भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि ये जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं इनकी बहुत कदर करते हैं और ये समझते हैं कि ये जो हमें दुनिया नजर आ रही है ये बहुत खूबसूरत है और हमें अपनी सेंसेस की मदद से इसे एंजॉय करना चाहिए। बट ही हैड ए कन्विक्शन दैट द अल्टीमेट रियलिटी इज टू बी फाउंड ओनली इन द इमेजिनेशन। लेकिन इस बात पे ये भी मुत्तफिक हैं कि असल हकीकत तक पहुंचने का एक ही तरीका है और वो है इमेजिनेशन। Though the imagination Keats sought an ultimate reality to which a door was opened by his appreciation of the beauty through the senses. तो वो कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, जब सेंसेस के जरिए से एक्सटर्नल ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे आप। ठीक है, आप सेंसेस को बंद करके नहीं पहुंच सकते, सेंसेस की मदद से ही वो डोर ओपन कर सकते हैं एटर्नल रियलिटी का, बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन। For him, imagination is the absorbing and exalting faculty which opens the way to an unseen spiritual order. Thus, the great romantic poets agreed that their task was to find through their imagination some transcendental order. ठीक है, एक ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर होता है जो हमें नजर नहीं आता, अनसीन एक ऑर्डर, इस दुनिया से परे जो एक ऑर्डर है जो इस दुनिया को, ताकि वो हमें समझा सके। Some inner and ultimate reality which explains the outward appearance of things in the visible world and the effect which they produce on us. Each one gave us his own interpretation of the universe. आप देख रहे हैं यूनिवर्स की, वर्ल्ड की और पोइट्री की इंटरप्रिटेशन सारे पोइट्स की, रोमांटिक्स की अलग अलग हमें लग रही है, थोड़ी बहुत अलग है। इमेजिनेशन उनमें एक सिंगल लिंक है, द रिलेशन of the God, the connection between the visible and the invisible, nature and the man, as he saw it through the power of his imagination. Each set forth his own vision through the power of his imagination. Each set forth his own vision through the richness of his poetry and gave it a concrete individual shape. ये क्वालिटी है, ये सारे पोएट्स जो हैं कितने जीनियस थे। They refuse to accept the ideas of the other men on trust or to sacrifice imagination or argument. टू आर्गूमेंट, यानी आर्गूमेंट के सामने इमेजिनेशन की सैक्रिफाइस के हक में वो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि आर्गूमेंट ये ड्राई इंटेलेक्चुअलिज्म था। By means of their creative art, they try to awaken the imagination of the reader to the reality that lies behind and in familiar things, to rouse him from the dead and dull routines of the custom and make him conscious of the unfathomable mysteries of the life. यानी आम सी चीजें जिन पे रूटीन में हमारा सामना करना पड़ता है, जैसे ओ टू द वेस्ट विंड है, या ग्रेशियन अर्न है, हमें नजर आते होंगे, यूरोप में तो अक्सर वो मिल जाते थे, ये क्लाउड है, ठीक है, डैफोडिल है, फ्लावर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रेन है, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, ग्रास है, ये आम चीजें आपके इर्द गिर्द हमेशा से ही हमें ये दिखती रहती हैं, लेकिन पोइटिक आई जो है वो हमें इनकी डेप्थ समझा सकती है, इनके बारे में हमारा हमारा रवैया चेंज कर सकती है और इनकी जो रियलिटी है वो एक्सपोज करती है। हम इनके अंदर एक न्यूनेस डिस्कवर करते हैं। जो चीज़ हम रोज देखते हैं, क्लाउड हमें पहले भी नजर आते हैं, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो फिर हमें वो डिफरेंट शेप में नजर आते हैं, यानी उनमें एक जिंदगी हमें महसूस होती है। दे ट्राई टू शो दैट mere रीजन इज नॉट सफिशिएंट। उनका ख्याल था कि रीजन से हम रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते, अकल से हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, जैसे इकबाल भी आपको पता है इसी बात के हामी थे। एंड नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इंस्पायर्ड इंट्यूशन। वो कहते थे इनर वर्ल्ड में जाना होगा, इंस्पायर्ड इंट्यूशन, इमेजिनेशन से हम रियलिटी तक पहुंच सकते हैं, अकल हमें वहां तक नहीं पहुंचा सकती। Thus, their view of life in the poetry was much wider and deeper than that of their predecessors in the 18th century, because they appealed to the whole spiritual nature of the man and not merely to his reason and common sense, whose scope is limited. अकल का स्कोप है, जो कॉमन सेंस है, ये तो हमें एक लिमिटेड एनालिसिस दे सकती है ना। जो इनविजिबल वर्ल्ड है, जो विजिबल है उसके बारे में तो एनालिसिस हो सकता है, इनविजिबल तक कैसे पहुंचा जाए, इनका जवाब था पहुंचा जाए इमेजिनेशन से, इंट्यूशन से चीज़ों को समझा जाए। तो पोइट्स को अगर हम देखें रोमांटिक एज के अंदर, द पोइट्स ऑफ द रोमांटिक एज कैन बी क्लासिफाइड इनटू द थ्री ग्रुप्स, हम इनके बना सकते हैं। नंबर वन, द लेक पोइट्स,
कंसिस्टेंट द वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज एंड साउथी। याद रखने आपने इन ग्रुप्स को अच्छे तरीके से। लेक ग्रुप कौन सा है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, रॉबर्ट साउथी। और स्कॉट ग्रुप है दूसरा, इंक्लूडिंग कैम्बल एंड मूर। ठीक है, स्कॉट के साथ, ये यहाँ पे नहीं मैंने लिखा क्योंकि स्कॉट में स्कॉट का नाम भी आ गया, तो ये तीन इसमें है। द ग्रुप कंप्राइजिंग बायरन, शैली एंड कीट्स, ये जो यंग ग्रुप है। सो लेक स्कूल है, दरमियान में स्कॉट ग्रुप है, और नीचे आ जाएगा ग्रुप कंप्राइजिंग बायरन, शैली एंड कीट्स। तो हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और सोच के एतबार से दो हिस्सों में भी कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द पोइट्स और सेकंड जनरेशन ऑफ द पोइट्स। उसमें स्कॉट ऊपर चले जाएंगे ना, यानी ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा और ये वाला अलग। द फर्स्ट टू ग्रुप्स वर डिस्टिंक्टली अर्लियर देन द थर्ड, तीसरे से ये पहले आते हैं दोनों। सो वी हैव 2 8 years flood period of the supreme great poetry, namely 1798 to 1806 and 1816 and 1824, separated by a middle period when by comparison creative energy had ebbed, थोड़ा सा डाउन थी, ये दरमियान का जो पीरियड है। तो सबसे पहले इस डिवीजन को हम लेते हैं, तो उनमें आएगा द लेक पोइट्स। पोइट्री जो कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है, और थ्योरी ऑफ पोइट्री भी थी, फिलॉसफी भी थी इनकी। तो कोशिश करते हैं कि उनको कम से कम टाइम लगाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास नॉलेज आ जाए इनके बारे में। थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग तो रहेगा। द लेक पोइट्स फॉर्म्ड, जो पहला ग्रुप है, in the sense that they worked in a close cooperation and their lives were spent partly in the Lake District. अब प्रॉब्लम ये था कि इन ज़्यादातर ये इंग्लैंड के अंदर एक प्लेस है, लेक डिस्ट्रिक्ट है, ये वहाँ पर रहे, तो उस वजह से भी एसोसिएट हो गया इनका लेक ग्रुप के नाम से। द ओनली वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न देयर, लेक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ वर्ड्सवर्थ पैदा हुआ था, बाकी नहीं पैदा हुए थे। बट ऑल द थ्री लिव्ड देयर फॉर ए शॉर्टर और द लॉन्गर पीरियड, लिंक्ड टुगेदर बाय फ्रेंडशिप। देखिए इनकी दोस्ती भी थी, वहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट में भी रहे, एंड दे वर स्टिल फर्दर यूनाइटेड बाय द म्यूचुअल ऑर्डर ऑफ देयर रेवोल्यूशनरी आइडियाज इन यूथ। और अपने जमाने में ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज रखते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ भी काफ़ी एसोसिएटेड थे, उससे भी लिंक बनता है। एंड बाय कॉमन रिएक्शन विच फॉलोड इन देयर राइपर ईयर्स, जब इनका राइपर ईयर्स आते हैं, यानी मेच्योर ईयर होते हैं, बड़े हो जाते हैं जब ये काफ़ी, तो फिर ये उससे सारे ही पीछे हट जाते हैं उन आइडियाज से। They held many of the poetic beliefs in common. Wordsworth and the college lived together for a long time and produced the lyrical ballads by joint effort in 1798. इन्होंने मिलकर ये निकाली थी, और दोस्त भी थे, साथ भी रहते थे, काफ़ी अरसा इनकी दोस्ती रही, साथ भी रहे, मिलकर एक बुक भी निकाली। They had original genius, and what they achieved in the realm of the poetry was supported by Southey, who himself did not possess much creative imagination. Southey के बारे में यानी हम कह सकते हैं कि उनकी जो इमेजिनेटिव फैकल्टी थी इन दोनों से कम थी। The literary revolution which is associated with their name was accomplished in 1800. ठीक है, when in the second edition of lyrical ballads, जैसे आज मैंने वो डेट आपको बताई भी थी, लिरिकल बैलेट के जब सेकंड एडिशन आता है, वर्ड्सवर्थ एंड द कॉलेज एक्सप्लेन फर्दर देयर क्रिटिकल डॉक्ट्राइंस। तो उन्होंने अपने क्रिटिकल डॉक्ट्रिन्स या डॉक्ट्राइंस फुली एक्सप्लेन कर लिए सेकंड एडिशन के अंदर। डिस्क्राइबिंग द describing the genesis of the poems contained the lyrical ballads, Coleridge wrote later in his great critical work Biographia Literaria. कॉलरेज ने बाद में ये बुक लिखी है 1817 के अंदर, बायोग्राफिया लिटरेरिया। वर्ड्सवर्थ thus registered a protest against the artificial poetic diction of the classical school which was separated from common speech। जैसे इसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि कैसे इन्होंने रिवोल्ट किया tyranny of रूल और क्लासिज्म के अगेंस्ट। तो तीन हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया, और एक पॉलिटिकल रीजन की बुनियाद पर आप इसे दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली जनरेशन और लेटर जनरेशन है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोइट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। He was born in 1770 and died in 1850. Was the greatest poet of the Romantic period. The credit of originating the Romantic movement goes to him. इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये रोमांटिक मूवमेंट स्टार्ट किया, और उसके बाद एक फिर लाइन ही लग गई पोइट्स की। He refused to abide by any poetic convention.
इन्होंने कहा जी मैंने कोई रूल कोई तरीका फॉलो नहीं करना, नो रूल्स, forged his own way in the realm of the poetry. He stood against many generations of the great poets and critics. इन्होंने सबसे पहले आवाज बुलंद की, इन 120 साल के बाद ये आवाज आई कि अब ये रूल नहीं चलेगा। ड्राइडन, पोप, जॉनसन की मुखालफत करना बहुत मुश्किल काम था, ये अपने टाइम के जायंट थिंकर थे, एंड मेड वे फॉर ए न्यू टाइप ऑफ द पोइट्री। ही डिक्लेयर्ड, क्या कहते हैं, पोएट इज ए मैन endowed with more lively sensibilities, more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of the human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind. In these words, he talked about the poet. By defining poetry, वो क्या कहते हैं, sum up कर देते हैं, इस लाइन में ही sum up हो जाते हैं, the spontaneous overflow of powerful feelings. The spontaneous overflow of powerful feeling जो है, ये है poetry. ये definition जरूर याद रखिएगा. He revolted against the dry intellectuality of his predecessors. By giving his ideas about the poetic language as simple and natural, he opposed the gaudiness and the insane phraseology affected classical style. Wordsworth wrote a large number and the variety of the lyrics in which he can stir the deepest emotions by his simplest means. डीपेस्ट इमोशन को स्टिर करते हैं बाय सिंपलेस्ट मीन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, सिंपल डिक्शन के साथ ग्रेटर आइडियाज की बात करते हैं, डीप इमोशन को स्टिर करेंगे. बिसाइड्स लिरिक्स, वर्ड्सवर्थ रोट ए नंबर ऑफ द सोनेट्स ऑफ द रेयर मेरिट. तो उनकी बेहतरीन सोनेट की अगर बात करें तो मिल्टन ये उन्होंने लिखी है. वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इन विच देयर इज ए फाइन कॉम्बिनेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ थॉट एंड लैंग्वेज इनके अंदर में मिलता है. ये वर्क्स इनके आपने याद रखने, सोनेट्स हमने अभी मेंशन किए हैं. तो मिल्टन, वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. इन हिज ओड्स की बात करें तो ओड टू ड्यूटी एंड ओड ऑन द इन intimations of immortality, he gives expression to his high ideals and philosophy of life. In the Immortality Ode, Wordsworth celebrates one of his best cherished beliefs that our earliest intuitions are the truest, and those though are really happy who even in their mature years keep themselves in touch with their childhood. तो इमोर्टैलिटी वर्ड के अंदर ये क्या बात कर रहे हैं कि हम हमारे अंदर जो इटर्नल जो इमोर्टल जो एलिमेंट है वो चाइल्डहुड में हम एक्सपीरियंस करते हैं. बचपन में हम जैसे दुनिया को का तजर्बा करते हैं, पता है बचपन में हम कितने खुश होते हैं, ठंडी हवा चल जाए, गर्मियों में हमें कितना हमें मजा आता था, या हम जब आइसक्रीम खाते थे या बर्फ वाला गोला खाते थे गली से, जब वो आते थे हैगलर, तो उनसे लेकर, तो आप यकीन करें बर्फ का एक गोला खाते थे, आज पिज्जा खा के भी मजा नहीं आता. ठीक है, तो उस टाइम जो लज्जत और हमें मिलती थी, जो टेस्ट हमें मिलता था, जो इमेजिनेशन हमें खो जाते थे चीज़ों में, तो वो आप देखते हैं कि बड़े बड़े जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जो टेस्ट है, हमारे जो सेंसेस हैं, वो डल होते जाते हैं, हमें फील ही नहीं होती अब कोई चीज़. तो वर्ड्सवर्थ क्या कहना चाह रहा है कि वो बचपन में जो आपने एक्सपीरियंस किया था उसे आप मेंटेन रखना चाहिए, वही रिफाइंड एक्सपीरियंस. But Wordsworth was not merely a lyrical poet, he justly claims to be the poet of man of nature and of human life. इसे poet of nature भी कहते हैं, poet of human life भी कहते हैं, शेक्सपियर की तरह. Though in his youth he came under the influence of the ideas of the French Revolution, he was soon disillusioned on account of its excesses and came to the conclusion that the emancipation of the man cannot be affected by the political upheavals but by his living a simple natural life. तो इन्होंने अपने आप को, पहले तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत हक में थे और उनके लिए लिखा भी इन्होंने, लेकिन बहुत जल्द डिसल्यूजन हो गए. जैसे मैंने बताया ना, वो एम्पायर में कन्वर्ट हो गया और नेपोलियन ने आके जो है वो मिस यूज कर दिया वो सारे चीज़ों का, और सारी पावर यूसर्प कर ली और पूरे यूरोप पे हमला कर दिया. तो इन्होंने फिर, और इंग्लैंड के साथ भी उनकी लड़ाई शुरू हो गई, तो इन्होंने सोचा कि मैन की इमेंसिपेशन सिर्फ ये है कि वो सादा जिंदगी गुजारे और फितरत के साथ अटैच हो जाए, किसी आइडियल के साथ चलने का कोई फायदा नहीं. In the simple pieties and the rustic life, he began to find a surer foundation for faith in the mankind than in the dazzling hopes created by the French Revolution. Moreover, he discovered that there is an intimate harmony
innate harmony between nature and the man. It is when man lives in the lap of the nature that he lives the right type of the life. और उन्होंने एक ये भी सर्च किया कि इंसान और फितरत के दरमियान एक लिंक है. ठीक है, मैंने कहा ना जैसे फितरत के बारे में उनका कॉन्सेप्ट था कि कोई भी चीज़ नॉन लिविंग नहीं है, हर चीज़ लिविंग थिंग्स है, इनकी अपनी एक स्पिरिट होती है. और ये कहते थे कि इंसान भी इस स्पिरिचुअल ऑर्डर का एक हिस्सा है, और जब ये इसके साथ मिल के रहता है, जुड़ के रहता है, तो फिर वो लाइफ इसकी हार्मनी वाली जो लाइफ होती है वो बेस्ट लाइफ होती है इसकी. शी हैज एन ennobling effect on him, and even the simplest things in the nature can touch a responsive chord in the man's heart. तो कहते सादा से सादा और आम से आम फितरत की चीजें भी इंसान के दिल की जो कॉर्ड है उसको हिला सकती हैं. To me, the meanest flower that blooms can give thoughts that do not often lie too deep for tears. According to the Wordsworth, man is a part of the nature. In his poem, Resolution and the Independence, the old man and the surroundings make a single picture. उनकी एक पोइम है, क्या नाम है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसमें एक ओल्ड मैन है और उनकी सराउंडिंग है, उन्होंने उसको उसको अंदर मिक्स कर दिया, एक कर दिया उसके अंदर. तो अपनी उनकी फिलॉसफी ऑफ पोइट्री आपको समझ आ सकती है. वर्क्स के नाम याद रखते जाएं, थोड़ा थोड़ा उसका लिंक भी है. Beside the harmony between man and the nature, the harmony of the Wordsworth's own spirit with the universe is the theme of the Wordsworth's greatest nature poems. Lines composed a few miles above Tintern Abbey, new yew trees and the Simpleton Pass. Wordsworth is famous for his lyrics, sonnets, odes, and short descriptive poems. इनके लिए वो फेमस थे. Lines composed a few miles above Tintern Abbey काफी इनकी फेमस है. His longer poems contain much that is prosy and uninteresting. कुछ लंबी जो इनकी पोएमें हैं वो काफी किसी हद तक एक कह लेंगे ऐसे जज्बा पैदा कर देती है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. ये हमने खुद एक्सपीरियंस किया था जब प्रेल्यूड हमने पढ़ी, एमफिल में ये हमें पढ़ाए थे. बड़े अच्छे टीचर थे तक पढ़ाने वाले, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी लेंथी पोएम थी कि कुछ टाइम के बाद जो है वो इंटरेस्ट हमारा लूज होता गया. या शायद हम कह सकते हैं इसमें वर्ड्सवर्थ का कसूर नहीं है, हमारा ये एस्थेटिक सेंस इतना डेवलप ही नहीं हुआ जितना उस बंदे का था. The greatest part of his work is, including the long works की बात करें, lengthy poems की बात करें, the prelude and the excursion, which was intended for a place in a single great poem, to be called the Recluse. असल में वर्ड्सवर्थ एक लंबी पोएम लिखना चाहते थे, उनका नाम उन्होंने रखा था द रेक्लूज, और उसका एक पार्ट लिखा द प्रेलूड. प्रेलूड ज़ाहिर है आपको पता है पहले पार्ट को कहते हैं, अर्लियर पार्ट को. और फिर एक्सकर्जन लिखा which should treat of the nature and the man of the society, जिसमें नेचर, मैन और सोसाइटी को उन्होंने ट्रीट किया. प्रेल्यूड में उन्होंने बड़ी लंबी स्टोरी लिखी है कि लेक डिस्ट्रिक्ट में जब वर्ड्सवर्थ बिल्कुल छोटे थे तो जंगलों को कैसे एक्सप्लोर करते थे, वो हट्स थी और कैसे लाइफ थी, स्ट्रीम्स थी, बर्ड्स क्या होते थे. इतनी लंबी डिटेल है, बहुत लंबी कहानी है. तो और बिल्कुल उसमें कोई लिंक स्टोरी नहीं नजर आती, बस हमें एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर नजर आती है. अगर आप नेचर में बहुत इंटरेस्टिंग है फिर बोर नहीं होंगे, लेकिन कोई दिलचस्प स्टोरी जो कि नहीं है तो वो जो अटेंशन ऑफ रीडर है वो लूज होना शुरू हो जाती है. ये रेक्लूज पोएम जो लिखना चाहते थे आज ये कंप्लीट नहीं कर सके थे. द प्रेल्यूड ट्रीटिंग द ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड, जैसे मैंने आपको बताया ना उन्होंने बचपन से आपने शुरू किया है कैसे पोएट का माइंड ग्रेजुअली डेवलप होता है. अगर आप ये इसमें इंटरेस्टेड हैं कि पोएट का माइंड कैसे ग्रेजुअली डेवलप होता है तो प्रेल्यूड आपके लिए बहुत बड़ा खजाना है. एंड वाज टू इंट्रोड्यूस दिस वर्ड. एक्सकर्जन इनकी पोएम आती है 1814 के अंदर. एक्चुअली दैट वाज द पार्ट ऑफ दैट. इट्स द सेकंड बुक ऑफ रेक्लूज एंड द थर्ड वाज नेवर कंप्लीटेड. कंप्लीट 3 करनी थी लेकिन तीसरी वर्ड्सवर्थ ने फिर कभी लिखी ही नहीं. तो प्रेल्यूड और एक्सकर्जन जो है अलग अलग अब पढ़ी जाती हैं, लेकिन इनको एक में लेके जाना चाह रहे थे रेक्लूज के अंदर. In his later years, Wordsworth wrote much poetry which is dull and unimaginative. पोएटिक जब ये बिल्कुल एज और क्रेज खत्म हो गया तो एक्चुअली तो वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में हो रही है, लेकिन आप देखेंगे कि 1830-35 के बाद इन्होंने कुछ नहीं लिखा. आखिरी 10-15 साल इनका काम है उसमें कोई मुतासर नहीं हुआ, बल्कि यूं समझे विक्टोरियन एज में ये जा चुके थे. वर्ड्सवर्थ की जिंदगी में ही रोमांटिक एज खत्म हो चुकी थी. But there is not a single line in his poetry which has not got the dignity of the high moral values which we associate with Wordsworth, who according to Tennyson आगे एक और विक्टोरियन जो है वो पोएट हैं, कहते हैं इनके बारे में
वर्ड्सवर्थ अटेड नथिंग बेस, कि उन्होंने कुछ भी ऐसा लो क्लास कभी भी नहीं लिखा है, हमेशा हाई क्लास काम किया है, ये काम फिर आखिरी एज में किया ही नहीं. सो दैट वाज वर्ड्सवर्थ, द ओरिजिनेटर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट. तो ये आज का था. एसटी कॉलेज पर हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे.